रुपी, इलेक्ट्रॉनिक रुपी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट का एक नया स्वरूप जिसे 2 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। इतने सारे पेमेंट मोड होने के बावजूद इसमें आखिर क्या है जिसे गेम चेंजर की संज्ञा दी जा रही है? डिजिटल बैंकिंग के इस जमाने में ई रुपी में ऐसा कौन सा फीचर है जो बाकी पेमेंट मेथड से अलग है? जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे ऐप हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या अलग है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। व्हाट इज ई रुपी? ई रुपी के 2 फीचर हैं, एक यह पर्सन स्पेसिफिक है और दूसरा यह पर्पज स्पेसिफिक है। अभी तक जितने भी पेमेंट मेथड अवेलेबल हैं वह पर्सन स्पेसिफिक तो है, बट कोई ऐसा मेथड नहीं है जो पर्पज स्पेसिफिक है, और यह पर्पज स्पेसिफिक ही ई रुपी का एक स्पेशल फीचर है जो कि इसको दूसरे मेथड से अलग करता है। मतलब यह है कि इस मेथड के तहत यदि कोई अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा तो जिस पर्पज के लिए यह दिया गया है आप उसको उसी में इसे यूज कर सकते हैं। यदि स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए मिला है तो उसे आप इसे पढ़ाई में ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। यदि आपको राशन खरीदने के लिए दिया गया है तो इसे आप सिर्फ राशन ही खरीद सकते हैं। तो आखिर यह काम कैसे करेगा? ई रुपी एक डिजिटल वाउचर है जो कि रिडीम किया जा सकता है बेनिफिशियरी के द्वारा यदि उसे कोई सर्विसेज मिला है। इसके लिए ना तो किसी कार्ड की जरूरत है, इसके लिए ना किसी ऐप की जरूरत है और ना इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत है तो सिर्फ एक और एक मोबाइल नंबर की। यह जो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, यह इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आपके मोबाइल पर एसएमएस या क्यूआर कोड के थ्रू भेजा जाएगा। इसके लिए ना तो आपको स्मार्टफोन की जरूरत है, आपको सिर्फ एक बेसिक मोबाइल फोन होना चाहिए जिसमें कि एसएमएस रिसीव हो जाए। ये कनेक्ट करेगा स्पॉन्सर और बेनिफिशियरी को। आखिर ये ई रुपी काम कैसे करेगा? तो ये ई रुपी के लिए बैंक ऐसी एंटिटी है जो ई रुपी जारी करेगी। इसके लिए अभी तक 11 बैंक ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जिसमें 8 बैंक ऐसे हैं जो कि दोनों काम करेंगे, रिसीवर का भी काम करेंगे और वो देने का भी काम करेंगे। मतलब ये है कि जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये ऐसे बैंक है जो कि रिसीविंग में भी रहेगा, जो स्ट्रिंग देंगे उसके पैसे को रिसीविंग में भी रहेंगे और बाकी देने के लिए भी रहेंगे। लेकिन अदर बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और कैनरा बैंक ऐसे बैंक है कि जो कि सिर्फ ये स्ट्रिंग इशू करेंगे। मतलब ये होगा कि कुछ बैंक तो दोनों में यूज होंगे, दोनों बैंकों का राइट कुछ बैंकों को दिया गया है, कुछ सिर्फ इशू करने में ही। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे बहुत सारे बैंक, इवन प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और कुछ दिनों के बाद सारे बैंक इसको इशू करने लगेंगे। अब आप देखिए ये इशू कैसे होगा। इशू करने के लिए क्या होगा कि यदि किसी व्यक्ति को मतलब वेलफेयर स्कीम में पैसा देना है या कोई चीजें हैं जो उसको बांटनी है, 5000 लोगों को उसको बुक्स बांटनी है, तो उस आदमी को उस 5000 लोगों का सिर्फ मोबाइल नंबर लेना है। वो उसका मोबाइल नंबर लेगा और वो अपने बैंक को अप्रोच करेगा। बैंक को जब अप्रोच करेगा, बैंक उस बेस पर, उस मोबाइल नंबर के बेस पर सबके मोबाइल पर जितने भी बेनिफिशियरी हैं सबके मोबाइल पर आइदर एसएमएस या क्यूआर कोड वो भेजेगा। और क्यूआर कोड जो भेजेगा तो जैसे बेनिफिशियरी के पास वो क्यूआर कोड पहुंचेगा वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा। मान लिया जाए उसने बुक्स खरीदने के लिए यदि वो पैसा दिया है तो वो बुक्स खरीदने के लिए उस बुक्स की दुकान में जाएगा, वो दिखाएगा कि हमारे पास ये एसएमएस है और इस एसएमएस से मुझे 5000 रुपये का वाउचर है इसमें, तो 5000 की किताब वो लेके चला आएगा। तो ये सर्विस प्रोवाइडर, फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पैसा वो एसएमएस का जो है उसका पैसा वो फिर बैंक से कलेक्ट करेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, ई रुपीज के आने के बाद 2 चीजें ये निश्चित हो गई। पहला ये हो गया कि ये पर्पज स्पेसिफिक हो गया, मतलब बुक्स खरीदने के लिए दिया गया है तो सिर्फ आप उससे बुक्स खरीद सकते हैं। उस एसएमएस को दिखा के आप खाना नहीं खा सकते, उस एसएमएस को दिखा के आप
कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते। ई रूपी टाइमली पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियरी, क्योंकि ये जो है प्रीपेड वाउचर है, ये प्रीपेड वाउचर है, इसमें पहले ही कस्टमर का पैसा जमा होता है और बेनिफिशियरी जो है इसको जब दिया जाता है तो वो पैसा ऑलरेडी जमा है, वो पैसा वो बिना किसी इंटरमीडियरी के इन्वॉल्वमेंट का वो पैसा कस्टमर तक पहुंच जाता है। इसमें किसी भी को कहने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे वो आया, आप जाइए सर्विस प्रोवाइडर के पास और आप उससे रिलेटेड चीजें लीजिए और आप चले आइए। ई रूपी के जरिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट नहीं, लोकल गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी यदि कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के तहत कोई प्रोग्राम चलाना चाहता है, तो वो भी सारे बेनिफिशियरी का अब मोबाइल नंबर लेगा, वो अपने बैंकर को देगा, बैंकर जो है उसके सारे कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस स्ट्रिंग भेजेगा और वो एसएमएस स्ट्रिंग लेके वो जाके वहां पे सर्विस प्रोवाइडर से वो चीजें ले सकता है जिसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इससे क्या होता है कि ये पर्पज स्पेसिफिक है, जिससे कि यदि वो जो भी चीज देना चाहता है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वही चीजें उपलब्ध होगी। तो इससे क्या है कि एक समाज में जो मिसयूज ऑफ मनी होता है, जैसे कि आप देखिए कि कोई किसी को स्कॉलरशिप मिलता है तो पता चलता है उसको उसका खर्च कहीं और हो जाता है, तो वो चीजें नहीं हो पाएगी। यदि स्कॉलरशिप किसी को मिला है तो वो स्कूल में ही खर्च करेगा और उसका यूज सिर्फ उसी भी चीजों में। यदि आपको राशन के लिए मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है तो आप राशन ही उससे खरीद सकते हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। रूपी के तहत दो चीज और किए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग ऑफ वाउचर होता है और प्राइवेसी और मॉनिटर हो सकता है। इसमें आप मतलब सिर्फ मोबाइल नंबर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मोबाइल पे जो मैसेज आया हुआ है सिर्फ उसको वो मैसेज दिखाना है और उसको पेमेंट मिल जाएगा। उसके बारे में उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं कि आप कौन है, आपको ये कहां से आए, तो उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती है जिसको ये चीजें दी गई है। और ट्रैकिंग इस तरीके से होता है कि जैसे ही वो पैसा रिडीम होता है, बेनिफिशियरी जैसे उसको रिडीम करेगा, ये मैसेज जिस बैंक ने उसको इशू किया है उसको मैसेज चला जाता है कि इसने पैसा इस मोबाइल नंबर ने उसको रिडीम कर दिया। तो ट्रैकिंग भी होता है कि जितने वाउचर इशू किए गए हैं उसमें कितने अभी तक ऑलरेडी यूज्ड कर दिए गए हैं और कितने नहीं किए गए हैं। तो ट्रैकिंग भी इससे पॉसिबल है और प्राइवेसी भी इससे मेंटेन किए जा सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड टू इंश्योर लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। लीक प्रूफ कैसे है? क्योंकि ये पर्पज स्पेसिफिक है जिसके लिए दिया जा रहा है। अब यदि फैमिली वेलफेयर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ पैसा भेजा है, कोई मेडिसिन के लिए भेजा है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भेजा है या वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए भेजा है, तो वो पैसा सिर्फ उसी के लिए यूज किए जाएंगे। किसी इसको सिर्फ रुपीस के रूप में दिया जा रहा है वो अवेल, बट कैश उसके हाथ में नहीं जा रहा है, जिससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। और जब ये सिर्फ उसके मोबाइल पे आ रहा है तो बीच में ये लीक प्रूफ भी है, ये इसमें कोई लीकेज नहीं है। जितना पैसा भेजा जाएगा उतना पैसा उसको मिलेगा और उतने पैसे का वो अवेल कर सकता है उस सर्विस से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है उस स्कीम्स के तहत यदि किसी का अकाउंट नहीं है, वो तो उसके पास यदि मोबाइल नंबर है तो सिर्फ मोबाइल नंबर से भी वो चीज़ें की जा सकती है। जैसे कि कहीं कहीं होता है कि कोई भी एक एक आदमी चार चार जगह अकाउंट खोल के देता है, लेकिन मोबाइल नंबर में यदि उसका मैसेज 4 बार आया है तो वो उसको 4 बार भी अवेल कर सकता है। यदि ये फैसिलिटी घर के 2 लोगों को है तो वो दोनों भी उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि लीक प्रूफ है, इसमें कोई भी लीकेज का नहीं है। जितना पैसा भेजा गया है सारा पैसा उसको मिलेगा। इसमें क्या है, यूजर कैन रिडीम विदाउट कार्ड पेमेंट ऐप और इंटरनेट। कोई जरूरत नहीं है आप भीम ऐप को, आप पेटीएम को, आप फोन पे को बाय बाय कहिए, आप किसी भी एटीएम कार्ड को बाय बाय कहिए, किसी भी इंटरनेट बैंकिंग को बाय बाय कहिए। यदि आपको समाज में कोई हेल्प करना है तो आप सिर्फ अपने बैंक में जाइए, अपने बैंक को मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराइए उन लोगों का और बता दीजिए कि इतने पैसे हमने वेलफेयर के लिए ये चीजें दी। आपको किसी को वैक्सीन लगवाना हो कोरोना का, आप उसके नाम से मोबाइल नंबर सारा डिटेल आप दे दीजिए अपने बैंक को, बैंक वो एसएमएस उसके पास भेज देगा
देगा, आपके अकाउंट से बैंक पैसा डेबिट कर लेगा और उस एसएमएस के थ्रू वो जो बेनिफिशियरी है वो किसी भी कोवैक्सीन सेंटर पर, किसी भी वैक्सीनेशन के सेंटर पे जाएगा, वो अपना एसएमएस दिखाएगा, उसे वैक्सीन लग जाएगा और उसके बाद वो सेंटर वो जो एसएमएस स्ट्रिंग है उसके थ्रू किए, इसी एसएमएस स्ट्रिंग से हमने वैक्सीन लगाया है, वो अपने बैंक को अप्रोच करेगा और बैंक वो जहां से ये इशू हुआ है उसको रिडीम कर लेगा, बैंक उसको रिडीम कर लेगा, तो वो पैसा उसको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप यदि किसी को पैसा देते हैं कि आप जाके वैक्सीन लगवा लो, हो सकता है वो वैक्सीन ना लगाए, लेकिन यदि आपने वाउचर दिया है तो उसे वैक्सीन लगाना ही है और आप जिस पर्पज के लिए दे रहे हैं आपको उससे ये शांति मिलेगी कि हाँ हमने जो दिया वो उसके लिए यूटिलाइज हुआ। तो इससे लगता है कि समाज में हो सकता है जो लोग हेल्प करना चाहते हैं किसी का वो आगे आएंगे और इससे जो है हमारा इकोनॉमी बूस्टअप होगा, लोगों में गरीबों के प्रति हेल्प करने के लिए लोगों का ये आगे आएंगे लोग। इसमें यह भी है कि यदि कोई आप फूड वाउचर देना चाहते हैं, आप बिग बाजार का वाउचर किसी को किसी भी तरह का यदि आप वाउचर देना चाहते हैं तो आप वाउचर उसको दे सकते हैं और उसका सिर्फ उसी के लिए वो यूटिलाइज करेगा। ई रूपी हमारा कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है, ये डिजिटल पेमेंट का एक मीडियम है जिसमें ना तो कैश की जरूरत है और ना किसी के कांटेक्ट की जरूरत है, सिर्फ एक एसएमएस आया और उससे पेमेंट हमें मिल गया। तो ये कैशलेस भी है और कांटेक्टलेस भी है। क्या ई रूपी डिजिटल करेंसी है? डेफिनेटली नहीं। ई रूपी एक्चुअली क्या है, ये बिल्टअप किए गए हैं किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, ये पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो, तो ये स्पेसिफिक है, इसलिए ये डिजिटल करेंसी नहीं है। ये डिजिटल वाउचर है जो कि बैक्ड करता है इंडियन रुपीस को। ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, ये खुद वही अवेल इसको कर सकता है जिसके लिए वो बना है। तो ई रूपी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, ये वर्चुअल करेंसी नहीं है, इसलिए इसे हम डिजिटल करेंसी नहीं कह सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाने के लिए सोच रहा है उसके लिए एक फर्स्ट स्टेप हम मान सकते हैं कि इससे ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ लोग कितने अवेयर हैं और उसके थ्रू ये डिजिटल करेंसी फ्यूचर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च कर सकती है। तो ये फर्स्ट स्टेप हम मान सकते हैं डिजिटल करेंसी के लिए। क्या कोई इंप्लीमेंटेशन में भी चैलेंज हो सकता है? जी हाँ, इसके इंप्लीमेंटेशन में भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि इंडिया में सिर्फ 78% लोगों के पास मोबाइल है और जब तक 100% लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं पहुंच जाता तो इसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आएगी, बट 78% लोगों के पास है तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे कि मिसयूज या लीकेज स्टॉप किए जा सकते हैं। लोग किसान नहीं है, लोग शहरों में कमा रहे हैं लेकिन उनके नाम से जमीन है और वो फर्टिलाइजर सब्सिडी अवेल कर रहा है, उसके खाते में पैसा जा रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर ई रूपी क्या करेगा कि उसको वो जो पैसा फर्टिलाइजर का पैसा उसको सब्सिडी मिलता था कैश के रूप में, वो अब ई रूपी के रूप में मिलेगा, वो सिर्फ इसको वहीं पर यूटिलाइज करेगा जहां पर कि वो फर्टिलाइजर खरीदेगा। तो यदि एक्चुअल वो किसान नहीं है तो उसको अवेल नहीं कर पाएगा, जिससे कि पर्पज स्पेसिफिक होने से रियली ये गेम चेंजर हो सकता है गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम के तहत। और इवन इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कॉरपोरेट हो, चाहे वो कोई कंपनीज हो, कोई भी इसको यूटिलाइज करके इसको अवेल कर सकता है। तो फ्यूचर में ई रूपी एक ऐसा अस्त्र होने जा रहा है जिससे कि वो इंडिया में रिवॉल्यूशन ला सकता है। यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों में इसे शेयर भी करिए। आपको अपना समय देने के लिए फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।